प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार किए साझा। देशवासियों को नववर्ष 2024 की दी शुभकामनाएं। कहा, आत्मविश्वास से सराबोर है देश का कोना कोना। सीएम मनोहर लाल ने गुरुग्राम से किया वन टाइम सेटलमेंट 2023 योजना का शुभारंभ। जीएसटी से पहले की दरों की लंबित अदायगी के मामलों का होगा समाधान। प्रदेश के राजस्व में होगी बढ़ोतरी। मुख्यमंत्री के विशेष कार्यक्रम सीएम संवाद की पूरी हुई गोल्डन जुबली। कहा, 22 जनवरी के बाद प्रदेश के बुजुर्गों को अयोध्या में रामलला के दर्शन कराएगी सरकार। और पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा कल अयोध्या से रवाना की गई वंदे भारत ट्रेनों में से 2 ट्रेनों के अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर पहुंचने पर गृह मंत्री अनिल विज, राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा सहित स्थानीय लोगों ने किया जोरदार स्वागत। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने विशेष रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 108वीं कड़ी के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा किए। इस साल के मन की बात कार्यक्रम की ये अंतिम कड़ी थी। इस दौरान पीएम ने देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस कार्यक्रम के जरिए आप लोगों से बात करके ठीक ऐसा लगता है जैसे अपने परिवार से मिलकर लगता है। इस दौरान पीएम ने कहा कि आज हमारी यात्रा का 108वां एपिसोड है। हमारे यहाँ 108 अंक का महत्व, उसकी पवित्रता एक अध्ययन का विषय है। माला में 108 मनके, 108 बार जाप, 108 दिव्य क्षेत्र, मंदिरों में 108 सीढ़ियां, 108 घंटियां, 108 का ये अंक असीम आस्था से जुड़ा हुआ है। हमारे यहाँ 108 अंक का महत्व, उसकी पवित्रता एक गहन अध्ययन का विषय है। माला में 108 मनके, 108 बार जप, 108 दिव्य क्षेत्र, मंदिरों में 108 सीढ़ियां, 108 घंटियां, 108 का ये अंक असीम आस्था से जुड़ा हुआ है। इसलिए मन की बात का 108वां एपिसोड मेरे लिए और खास हो गया है। इन 108 एपिसोड्स में हमने जन भागीदारी के कितने ही उदाहरण देखे हैं, उनसे प्रेरणा पाई है। अब इस पड़ाव पर पहुंचने के बाद हमें नए सिरे से नई ऊर्जा के साथ और तेज गति से बढ़ने का संकल्प लेना है। और ये कितना सुखद संयोग है कि कल का सूर्योदय 2024 का प्रथम सूर्योदय होगा। हम वर्ष 2024 में प्रवेश कर चुके होंगे। आप सभी को 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि दीपावली पर रिकॉर्ड कारोबार ने सिद्ध कर दिया है कि हर भारतीय वोकल फॉर लोकल के मंत्र को महत्व दे रहा है। यह 140 करोड़ भारतीयों की ताकत है कि इस वर्ष हमारे देश ने कई विशेष उपलब्धियां हासिल की हैं। आज भारत का कोना कोना आत्मविश्वास से भरा हुआ है। देश 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। G20 का सफल आयोजन हुआ। उन्होंने कहा कि आज भी कई लोग मुझे चंद्रयान 3 की सफलता के संदेश भेजते रहे हैं। जब नाटू नाटू को ऑस्कर मिला तो पूरा देश खुशी से झूम उठा। द एलिफेंट विस्पर्स को सम्मान की बात सुनी तो कौन खुश नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जब भी हमने मिलकर प्रयास किया, हमारे देश की विकास यात्रा पर सकारात्मक प्रभाव हुआ। हमने आजादी का अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश जैसे सफल अभियान का अनुभव किया। भारत का इनोवेशन हब बनना इस बात का प्रतीक है कि हम रुकने वाले नहीं। अगर इन उपलब्धियों की लिस्ट बनाएं तो ये कभी खत्म नहीं होंगी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ, जिसकी प्रतीक्षा बरसों से थी। बहुत सारे लोगों ने पत्र लिखकर भारत के 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर खुशी जाहिर की। अनेक लोगों ने मुझे G20 समिट की सफलता याद दिलाई। साथियों, आज भारत का कोना कोना आत्मविश्वास से भरा हुआ है।
विकसित भारत की भावना से, आत्मनिर्भरता की भावना से ओतप्रोत है। जब भी हमने मिलकर प्रयास किया, हमारे देश की विकास यात्रा पर बहुत सकारात्मक प्रभाव हुआ। हमने आजादी का अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश ऐसे सफल अभियान का अनुभव किया। इसमें करोड़ों लोगों की भागीदारी के हम सब साक्षी हैं। 70,000 अमृत सरोवरों का निर्माण भी हमारी सामूहिक उपलब्धि है। फिट इंडिया का जिक्र करते हुए कहा कि आज लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज हम सभी के लिए ज्यादा चिंता की बात है। आजकल फिजिकल हेल्थ और वेलबींग की चर्चा खूब होती है। उससे जुड़ा एक और बड़ा पहलू है मेंटल हेल्थ का। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि फिट इंडिया के सपने को साकार करने की दिशा में इनोवेशन हेल्थ केयर स्टार्टअप्स के बारे में मुझे जरूर लिखते रहें। पीएम ने कहा कि इस साल हमारे एथलीटों ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। एशियाई खेलों में 107, एशियाई पैरा खेलों में 111 मेडल जीते। क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारतीय खिलाड़ियों ने प्रदर्शन से सबका दिल जीत लिया। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर में भव्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होगा। देशवासियों को इस पल का बेसब्री से इंतजार है। प्रधानमंत्री ने मन की बात में कहा कि अयोध्या में श्री राम मंदिर को लेकर पूरे देश में उत्साह और उमंग है। पीएम ने कलाकारों से हैशटैग श्री राम भजन के साथ रचनाओं को सोशल मीडिया पर साझा करने की अपील की। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने आज पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित यवनिका गार्डन में लोगों के साथ मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। कार्यक्रम सुनने के बाद ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि पीएम मोदी ने आज की कड़ी में राष्ट्र को सर्वोपरि बताया है। साथ ही पीएम ने लोगों को फिट इंडिया अभियान के तहत स्वस्थ रहने का मूल मंत्र भी दिया है। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मन की बात, उस मन की बात के अंदर जो संदेश उन्होंने आगामी वर्ष के लिए दिया वो ये कि राष्ट्र सर्वोपरि, हमारा देश हमारे लिए सर्वोपरि है। उसके पश्चात मैं, मेरा परिवार, ये बाकी सब चीजें बाद की है। दूसरा विशेष जो आग्रह उनका रहा कि हम अपने सेहत के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर ख्याल रखें, जो मिलेट्स खाएं, योगा व्यायाम हर रोज करें। वहीं इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के नेतृत्व में टिफिन बैठक का भी आयोजन किया गया, जिसमें पंचकुला विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस दौरान संगठन मंत्री फणींद्र नाथ शर्मा, जिलाध्यक्ष अजय शर्मा, पंचकुला महापौर कुलभूषण शर्मा सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि इस टिफिन बैठक का उद्देश्य कार्यकर्ताओं व पदाधिकारी में आपसी तालमेल और सद्भाव की भावना को बढ़ावा देना है। केवल एक ही भाव कि कार्यकर्ताओं में आपसी परस्पर तालमेल बढ़े, आपसी जो प्यार है वो बढ़े, आपस के अंदर एक दूसरे की जान पहचान हो। सभी विधानसभा के सभी कार्यकर्ता, हमारे 4 मंडल हैं, चारों मंडलों के कार्यकर्ताओं को आज यहाँ हमने आमंत्रित किया। इसमें आज सभी लोग जो अपना अपना टिफिन लेकर के आए हैं, शायद उनको अपने टिफिन का खाना खाने का अवसर ना मिले। चंडीगढ़ में आज मनी माजरा की इंदिरा कॉलोनी में भी लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। हमारी संवाददाता आकांक्षा सक्सेना ने कार्यक्रम सुन रहे लोगों से विशेष बातचीत की। आइए जानते हैं लोगों ने मन की बात को सुनकर पीएम से क्या प्रेरणा ली और उन्हें क्या अच्छा लगा। आज चंडीगढ़ के मनी माजरा में मन की बात सुनने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। आइए जानते हैं कि मन की बात सुनने के बाद उन्होंने किस चीज़ से प्रेरणा ली है, प्रधानमंत्री की कौन सी बात उनको बहुत अच्छी लगी है। आइए जानते हैं। ये जो सेहत वाली बात है ना, बहुत अच्छी लगी मुझे, और ये सबको उनको समझना चाहिए, क्योंकि मेन चीज़ सेहत है। अगर हमारी सेहत सही है तब हम ही कोई काम कर सकते हैं। ठीक है जी, तो सेहत पर पूरा ध्यान दिया जाए।
मोदी जी की मन की बात मुझे बहुत अच्छी लगी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें मोटे अनाज खाने चाहिए, जैसे कि हमारी सेहत फिट रहे। अगर हम फिट रहेंगे तो हमारे अंदर बीमारियां नहीं आएंगी। तो मोटे अनाज सबको खाने चाहिए, हर भारतीय को मोटे अनाज खाने चाहिए, क्योंकि जो हमारे भारतीयों की जो फसल है, हमारे भारत में जो पैदा होता है, उसका हमें जरूर सेवन करना चाहिए। जो मोटिवेशन स्पीकर होता है, जो बोलता है, तो दुनिया उसको, पब्लिक उसको फॉलो करती है। तो आज उसको करोड़ों लोग फॉलो करेंगे और मुझे लगता है इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा लोगों की सेहत पे भी, और उसको फॉलो करेंगे। बाकी ये कार्यक्रम एक कार्यक्रम नहीं है, ये एक ग्रंथ ऑफ नॉलेज है। इतना आप एक महीने में पढ़ के नहीं कर सकते जितना आप आधे घंटे में सीख लेते हैं। और आज जैसे प्रधानमंत्री जी ने हमारे भारत में ही पैदा होते हैं अनाज, उनके बारे में बताया, और वो सेहत के लिए कितने ज़रूरी हैं उसके बारे में, और फिट रहने के लिए अलग अलग प्रवृत्तियाँ, चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो योग हो, चाहे एक जैसे आजकल हमारे जो लड़के हैं बहुत ज़्यादा युवा जो प्रोटीन खा के अपनी बॉडी बनाते हैं, तो अक्षय कुमार जी का वो बताना, उससे बहुत जो युवा लड़के हैं उनको शिक्षा मिलेगी कि ऐसे बॉडी बनाने का कोई फ़ायदा नहीं, हमें नेचुरल ढंग से बॉडी को बनाना चाहिए। और कसरत करने का जो गदावर वाली उन्होंने पुरानी प्रथा बताई, उन्होंने दोबारा से उसको आधुनिक किया, उसकी भी मैं सराहना करती हूँ कि जो चीज़ें हम भूल चुके थे अपने देश में और बच्चों को हम अब बता नहीं पा रहे थे, क्योंकि डिजिटल के चक्कर में हम ना बहुत सारी चीज़ें छूटते जा रही थी। मोदी जी हर बार एक नया वो पिरो देते हैं मोती में, तो हमें बहुत बहुत अच्छा मिलता है और बहुत शिक्षा मिलती है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मोदी जी ऐसे ही हमें आगे भी हमें प्रोत्साहित करते रहें और हमें बताते रहें। सारी महिलाएं हैं, जितने बच्चे हैं, सब अपना सेहत पे ध्यान रखें, ध्यान दें, ताकि जो बीमारी आने वाली है वो ना आए। सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सब जहाँ भी रहें सही रहें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज गुरुग्राम में आबकारी एवं कराधान विभाग के माध्यम से वन टाइम सेटलमेंट 2023 योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे। इस योजना के तहत 1 जनवरी 2024 से 30 मार्च 2024 की अवधि में 7 अलग अलग कर अधिनियमों से संबंधित मामलों में लंबित दरों की अदायगी में ब्याज और जुर्माने में छूट के साथ 4 श्रेणियां निर्धारित करते हुए दरों की अदायगी की जा सकेगी। ये कर अधिनियम जीएसटी लागू होने से पहले प्रभावी थे। साथ ही मुख्यमंत्री ने हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान गुरुग्राम के साथ मिलकर एक जीएसटी प्रशिक्षण संस्थान भी खोलने की घोषणा की। इस दौरान सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि ये योजना विभाग की 30 जून 2017 तक की अवधि के तहत बकाया टैक्स राशि के निपटान का अवसर प्रदान करेगी। इसके तहत वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट की 7 अलग अलग टैक्स समस्याओं का समाधान किया जा सकेगा। आज व्यापारी और सरकार इस सेवा के काम में भागीदार हो गए हैं, पार्टनर्स हो गए हैं। सरकार अपना प्रयत्न करती है टैक्स बढ़ाओ, व्यापारी भी प्रयत्न करता है कि अपने व्यापार को बढ़ाना, तो टैक्स बढ़ाने की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। जो ईमानदार व्यापारी होगा वो आगे बढ़ेगा, निश्चित बढ़ेगा। और जिसका आज भी वो पुराना गुण लगा हुआ है, चोरी करनी है, तो व्यापारी आगे नहीं बढ़ सकता, उसकी सीमाएं रहेंगी। एक सीमा में दाल रोटी शायद खाता रहेगा, लेकिन जैसे आज बहुत व्यापारी ओवरनाइट, ओवर द मंथ, ओवर द ईयर्स मल्टीपल लेवल पर अपना उनका साइज बन जाता है। क्यों बनता है? वो अपने सिस्टम से काम करते हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि वर्तमान सरकार ने व्यापारियों को राहत देने के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं। इसी कड़ी में आज एक नई योजना का शुभारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत व्यापारियों को 7 तरह के बकाया करों में ब्याज और जुर्माना माफी की राहत मिलेगी। आज कराधान के मामले में देश का सबसे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हरियाणा में है। ये नई योजना लागू होने के बाद उम्मीद है कि 31 मार्च तक प्रदेश में कर संग्रह का आंकड़ा 66,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने व्यापारियों और उद्योग संगठनों की मांग को पूरा करते हुए गुरुग्राम और हिसार में जीएसटी ट्रिब्यूनल की शाखाएं स्थापित करने का निर्णय लिया है। आज नव वर्ष की शुरुआत से पहले खुशी के साथ कह सकता हूँ कि आपकी वो दोनों मांगे सरकार ने पूरी करने का काम। बाद जीएसटी काउंसिल से हम ट्रिब्यूनल्स को अप्रूव करा पाए और उसके अंदर भी हरियाणा के लिए 2 बेंचेस हिसार और गुरुग्राम की अप्रूव कराई। वहीं 7 अलग अलग कर जो जीएसटी रेजीम से पहले लगा करते थे और उसके अंदर लंबे समय से
जो डिस्प्यूट पेंडिंग थे उसको रिजॉल्व कराने के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को पूरा मॉड्यूलेट करना और आपके बीच में लाना। मैं तो इन अधिकारियों को सबको बधाई दूंगा कि इनका परिश्रम है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम की तर्ज पर लोगों से विशेष चर्चा कार्यक्रम की गोल्डन जुबली बना डाली है। इस साल के पहले शनिवार को शुरू किए गए इस कार्यक्रम की कल 50वीं कड़ी थी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने साल 2024 की पूर्व संध्या पर प्रदेशवासियों को नववर्ष की अग्रिम बधाई देते हुए घोषणा की कि 22 जनवरी को श्री राम मंदिर के उद्घाटन के बाद हरियाणा के बुजुर्गों को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत अयोध्या में रामलला के दर्शन करवाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 25 जनवरी के बाद जनसंवाद कार्यक्रम नए क्लेवर और नए फ्लेवर के साथ फिर से शुरू किया जाएगा। जनवरी महीने के अंदर 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि पर जब मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा, पहली यात्रा हमारी अयोध्या के लिए ये हम भेजेंगे और जिन लोगों ने अप्लाई किया है उनको शुरू होगा। फिर हर समय समय पर हर प्रकार के हर शहर के लोगों को और उसमें भेजा जाएगा। जनसंवाद के कार्यक्रम, उसके बाद विशेष चर्चा के कार्यक्रम और अब अगला वर्ष 2024, जिस 2024 की पूर्व संध्या पर ही मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई भी देता हूं। नया वर्ष खुशियों भरा आए और इस नए वर्ष में ये जो संपर्क करने का काम है, हम निश्चित रूप से अगले सप्ताह एक नए स्वरूप में आपके सामने आएंगे, आपसे व्यक्तिगत बात भी करेंगे, आपके जिलों में जाकर के जनसंवाद के कार्यक्रम भी 25 जनवरी के बाद फिर से शुरू करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल में मुझे विभिन्न वर्गों से सीधे बात करने का अवसर मिला है, जिससे आपकी समस्याओं, शिकायतों व सुझावों का सीधे पता चला है। कल्याणकारी योजनाओं, सेवाओं के कार्यान्वयन का फीडबैक भी मिला है, जिससे सिस्टम में सुधार करने में मदद मिली है। सीएम ने कहा कि हमने तय किया है कि सरकार लोगों के द्वार पर जाकर उनकी समस्याओं व कठिनाइयों को दूर करे। उन्होंने बताया कि इस साल 49 समूहों के 6,13,000 लोगों से जुड़ने का अवसर मिला है। साथ ही 750 लाभार्थियों से फोन पर बात हुई। उन्होंने कहा कि लोगों से मिली शिकायतों और सुझावों में से अधिकतर पर काम पूरा हो चुका है। इस दौरान अनेक ऐसी समस्याओं का पता चला है जो देखने में छोटी पर आम लोगों के लिए बहुत बड़ी थी। इनके भी समाधान किए गए हैं। कि इस चर्चा में जो लगातार हमने अभी तक 49 समूह कार्यक्रम किए हैं, आज 50वां ये कार्यक्रम है, तो आज को यदि मैं मिला लेता हूं तो ये संख्या 6,30,000 से ऊपर बैठती है। तो 6,30,000 लोगों से टेलीफोन पर सीधी बातचीत करना और उसमें लगभग 750 लोगों को, लाभार्थियों से मैं सीधी 1-to-1 बात भी कर चुका हूं। उनके कई प्रश्न और कई समस्याएं जो सामने आई हैं, सब लोगों ने कुल मिलाकर 650 सुझाव रखे और समस्याएं रखी। 330 तो उसमें से समस्याएं थी और उन समस्याओं के निदान के लिए हमने सभी आगे विभागों को जो बताया गया है, तो 188 समस्याएं हैं जो इस समय तक सुलझ चुकी हैं। कुल 142 अभी भी समस्याएं वो एक प्रकार से पाइपलाइन में हैं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये सब समस्याएं सुलझाई जाएंगी। नए साल से पूर्व देश भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। राजधानी दिल्ली से लगने वाली सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। विभिन्न इलाकों में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। अत्यधिक भीड़ भाड़ से बचने के लिए रात 9 बजे के बाद राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से यात्रियों को बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। पुलिस के अनुसार रविवार रात 8 बजे के बाद से इंडिया गेट और कनॉट प्लेस में वाहनों की गति नियंत्रित की जाएगी। वहीं हरियाणा व उत्तर प्रदेश में भी नए साल के जश्न को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। चंडीगढ़ में भी रात 12 बजे तक ही सेलिब्रेशन की अनुमति होगी। इसके बाद भी अगर किसी क्लब, रेस्टोरेंट, होटल आदि में जश्न मनाते पाए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके अलावा रात 10 बजे से तड़के 2 बजे तक शहर की कुछ सड़कों को नो व्हीकल जोन और कुछ को वन वे घोषित किया गया है। मोहाली में जश्न का समय रात 1 बजे तक रखा गया है। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के उद्घाटन के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 2 अमृत भारत और 6 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इनमें से अंबाला से गुजरने वाली 2 वंदे भारत ट्रेनों का अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पहुंचने पर गृह मंत्री अनिल विज और राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा सहित स्थानीय लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया।
इस दौरान अपने संबोधन में अनिल विज ने कहा कि विकसित भारत की श्रृंखला में जनता को बड़ी सौगात मिली है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि ये ट्रेनें लोगों को कई धामों की यात्रा करवाएंगी। में विकसित भारत बनाने की दौड़ में मोदी जी ने काम आरंभ कर दिया। अयोध्या से भी गाड़ियों को शुभारंभ किया है। अयोध्या का नया रेलवे स्टेशन भी बनाया, बहुत सुंदर रेलवे स्टेशन। मुझे उम्मीद है कि इसका अंबाला में भी स्टॉपेज है और भी गाड़ियों का यहाँ पर स्टॉपेज होगा। और किसी भी देश की तरक्की करनी हो तो पहले उसके आवागमन के रास्तों की तरक्की करनी होती है। अगर वो बन जाए तो देश तरक्की करने लग जाता है। वहीं राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने प्रधानमंत्री व रेल मंत्री का आभार जताते हुए कहा कि ये लोगों के लिए एक बड़ी सौगात है, इससे लोगों को काफी फायदा होगा। वंदे भारत भारत की प्रगति का एक प्रतीक बन चुका है। जिस तरीके से भारत बढ़ रहा है और अपनी पहचान बना रहा है पूरी दुनिया के अंदर, उसी तरह से वंदे भारत एक प्रतीक बन गया प्रगति का और प्रोग्रेस का। मैं सारे अंबाला वासियों को, आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ये जो नई ट्रेनों का शुरुआत हुई है 6 ट्रेनों का, उसका अंबाला वासियों को भी बहुत फायदा मिलेगा। ये 2 ट्रेनें यहाँ पर भी रुकेंगी, श्री माता वैष्णो देवी जी जाएंगी और अमृतसर भी जाएंगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो एक विकास की प्रगति के काम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर पूरे देश में चल रहे हैं, जिन्होंने देश को एक नए आयाम पे, एक नए पटल पे रखने का काम किया है। मैं चाहता हूं कि इस महायज्ञ के अंदर हम सब भी अपना अपना छोटे तरीके से सहयोग करें। इस बारे में जानकारी देते हुए अंबाला रेलवे मंडल के डीआरएम ने बताया कि दोनों वंदे भारत ट्रेनें अंबाला में रुककर गुजरेंगी। एक दिल्ली से अमृतसर रूट पर तो वहीं दूसरी दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक जाएगी। देश के कई राज्यों में शीतलहर का सितम जारी है। उत्तर भारत में ठंड के साथ कोहरा भी बढ़ता जा रहा है। सुबह और शाम के समय घने कोहरे का असर यातायात पर भी पड़ा है। इस वजह से ट्रेन और हवाई यातायात काफी प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने हरियाणा सहित दिल्ली, पंजाब और चंडीगढ़ में घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में भी कोल्ड डे की स्थिति होने की संभावना जताई गई है। इस बीच भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कोहरे के हालात में कम दृश्यता से निपटने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षा के उपाय कर रहा है। इनमें मिटे हुए और क्षतिग्रस्त संकेतों को ठीक करना और प्रवर्तक उपकरणों की दृश्यता बढ़ाना शामिल है। चंडीगढ़ में लगातार तीसरे दिन कोहरे की चादर रही, जिससे विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रही। यहां का अधिकतम तापमान 15 डिग्री तक पहुंच गया है, जो सामान्य से 5 डिग्री कम है। कल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने की संभावना जताई गई थी, जो एक्टिव नहीं हुआ। मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में 4 से 11 जनवरी तक शीतलहर चलेगी। न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री तक गिर सकता है। कल पानीपत के शहरी वार्डों के अलावा समालखा, मतलौड़ा और इसराना क्षेत्र के गांवों में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। पानीपत में हुए कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पंवार ने बताया कि विकसित भारत के लिए हम सबको श्रेष्ठ भारत की भावना को लेकर कार्य करना होगा। सरकार सभी नागरिकों के जीवन में सुगमता सुनिश्चित करने का कार्य कर रही है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने 1500 महिलाओं को ड्रोन का प्रशिक्षण दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार अगले 6 महीने में 60,000 सरकारी नियुक्तियां करने जा रही है। पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी मजबूती के साथ हर गांव के अंदर कार्यक्रम हो रहे हैं, उसमें लोग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। तो पानीपत जिला की जहाँ तक बात ले तो एवरेज 1000 से 1500 की हर गांव की एवरेज आ रही है। तो किसी गांव में तो 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो सभी
विभाग के हमारे कर्मचारी उन सभी जो बेनिफिशियरी है उनकी योजनाओं जाकर मौके पर फार्म भरते हैं, स्टॉल लगाते हैं, बैंक वाले लोन देते हैं, तो सारी योजनाओं को केंद्र प्रदेश की बताते हैं। बहुत अच्छे कार्यक्रम चल रहे हैं। इस दौरान सीएमओ जयंत आहूजा ने बताया कि यहां स्वास्थ्य व आयुष विभाग द्वारा स्टॉल लगाकर विभाग से जुड़ी जानकारी के साथ ही लोगों की स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। जो सरकारी स्कीमें हैं उसकी जानकारी फ्लैक्स के माध्यम से, पैम्फलेट के माध्यम से घर घर तक पहुंचाई जा रही है। जो लोग स्वास्थ्य की जानकारी चाह रहे हैं उनको स्वास्थ्य की जानकारी दी जा रही है। जिन लोगों का चेकअप चाहिए और टेस्टिंग चाहिए, निरोगी हरियाणा के तहत उनको टेस्टिंग किया जा रहा है और साथ में ही उपचार भी उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अंतर्गत जो खान पान में चीज़ें करनी चाहिए उसके बारे में भी जानकारी दी जा रही है। विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों ने बताया कि पहले दूषित पानी आने से परेशानी रहती थी, लेकिन अब जल मिशन के तहत उन्हें स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है। पशुपालन व डेयरी विभाग की तरफ से लोन पर मिल रही सब्सिडी का उन्हें काफी फायदा मिला है। साथ ही उज्ज्वला योजना से मिले निःशुल्क सिलेंडरों से खाना जल्दी बनता है और उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। जल जीवन मिशन के तहत जो हमें पाइपलाइन में बिछाई गई है उनसे हमें अच्छा पानी मिल रहा है। पहले खराब मिलता था, बच्चे बीमार होते थे और अब अच्छा पानी मिल रहा है। इसे स्वस्थ हैं और बहुत दूर से पानी लाना पड़ता था, अब घर में ही पानी मिल रहा है। इसलिए मोदी जी का हम धन्यवाद करते हैं। हमारे यहाँ हर गाँव में प्रोग्राम चल रहे हैं, इनसे हमें हर स्कीमों का पता चलता है, जिससे हमें पता चलने के बाद हमें उनसे फायदा होगा और हमें तो पता और सबको भी बताने की हम पूरी कोशिश करेंगे। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने आज बल्लभगढ़ रियासत के आखिरी राजा नाहर सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर भाजपा सांसद हेमा मालिनी, भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला सहित अनेक गणमान्य मौजूद रहे। गुजरात के राज्यपाल व अन्य आमंत्रित अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि 1857 की क्रांति की शुरुआत में अंग्रेजों को मालूम चल चुका था कि राजा नाहर सिंह को खत्म किए बिना वे दिल्ली पर फतेह नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने धोखे से संधि के बहाने राजा नाहर सिंह को दिल्ली बुलाया और उन्हें उनके 2 साथियों के साथ चांदनी चौक पर फांसी दे दी। उन्होंने कहा कि जब राजा नाहर सिंह ने शहादत पाई तो उस समय उनकी उम्र मात्र 23 साल थी। उन्होंने कहा कि इस प्रतिमा को देखकर आने वाली पीढ़ी भी देश प्रेम के प्रति प्रेरित होगी और उनकी शहादत से सीख लेगी। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ व परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने भी राजा नाहर सिंह के किस्से सुनाते हुए उनकी शहादत को सलाम किया। राजा नाहर सिंह को संधि का प्रस्ताव देकर के बुलाया गया और उस बंदी के प्रस्ताव में धोखा देकर के अंग्रेज ने नाहर सिंह को बंदी बना लिया और चांदनी चौक पर दुनिया के बीच में अंग्रेज ने जालिमाना हरकत करते हुए उन्हें फांसी के तख्ते पर लटका दिया। 4 लोगों को अंग्रेजों ने कोर्ट से फांसी दे दी थी और एक एक का स्मारक आज हमारे पास नहीं है। ये वक्त ऐसा आया है, राजा नाहर सिंह के साथ हम गुलाब सिंह सैनी जो उनके साथ शहादत ली थी, फांसी के फंदे पर चढ़े थे। मैं फिर से मूलचंद जी का धन्यवाद करूंगा। उन्होंने उनके नाम पर एक कम्युनिटी सेंटर बनाया। नेताजी की मूर्ति की स्थापना उन्होंने एक मांगी, हमने 200 मीटर पे 2 तस्वीर लगाने का काम किया। 200 साल में इतिहास किसी को याद, सब भूल चुके थे। हरियाणा में राजा नाहर सिंह की ऐतिहासिक नगरी को ऐतिहासिक राजा नाहर सिंह ने 1857 में दिल्ली के दरबार पर फांसी के फंदे पर लटकाया। कार्यक्रम में मौजूद भाजपा सांसद हेमा मालिनी और हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी राजा नाहर सिंह की शहादत पर अपने विचार रखे और उनकी शहादत को याद किया। नाहर सिंह जी जिनका एक स्मारक बना है, उनका मूर्ति बनी है, उन्होंने बहुत बड़ा बलिदान किया है राष्ट्र के लिए। उनके ऊपर एक बड़ा ये स्मारक बना हुआ, उसके उद्घाटन में मैं आई हूँ। स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई
1857 में हुई और इन्होंने सब कुछ त्याग करके देश के लिए कुर्बानी की है। उसके बाद आज़ादी की लड़ाई लड़ी, 1947 में देश आज़ाद हुआ और इस बात का हमारे को प्रेरणा लेनी चाहिए। जो शहीदों को याद करता है देश वही आगे जाता है। केंद्र सरकार ने आज 16वें वित्त आयोग का गठन किया है। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष होंगे। 16वें वित्त आयोग के सदस्यों को अलग से अधिसूचित किया जाएगा। ऋत्विक रंजनम पांडे को आयोग का सचिव नियुक्त किया गया है। आयोग केंद्र और राज्य सरकारों के बीच राजस्व बंटवारे पर अपनी सिफारिशें पेश करेगा। आयोग से 31 अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। आयोग की सिफारिशें 1 अप्रैल 2026 से अगले 5 वर्षों के लिए लागू की जाएंगी। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।